अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी साइकोलॉजी इनसाइट। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफेंस मैकेनिज्म पे, यानी ये डिफेंस मैकेनिज्म क्या होते हैं और हम अपनी डेली लाइफ में इनको किस तरह से यूज कर रहे होते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म ऐसी साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी होती है जो कि हम एंजाइटी से बचने के लिए यूज करते हैं। सिगमंड फ्राइड ने 1896 में अपनी फेमस थ्योरी साइको एनालिसिस में ये डिफेंस मैकेनिज्म दिए थे। इसने कहा था कि इट की बहुत सी ऐसी डिजायर्स होती हैं जो कि पूरी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से इट और सुपर ईगो का ईगो के साथ क्लैश या कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। तो ईगो तरीका निकालता है हमारे माइंड में बैलेंस क्रिएट करने का। अगर ये बैलेंस क्रिएट ना करे तो हो सकता है कि इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आप कुछ बातें बर्दाश्त ना कर सकें और आप पागल ही हो जाएं। तो जो तरीके, वेज या मेथड हमारा ईगो हमारे माइंड को बैलेंस रखने के लिए अपनाता है उसे डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। हमारा ईगो अनकॉन्शियस वे में हमें प्रोटेक्ट कर रहा होता है और हमें पता भी नहीं होता। सिगमंड फ्राइड ने जो तरीके बताए हैं कि किस तरह से हमारा ईगो रियलिटी के साथ बैलेंस क्रिएट करता है, इनमें पहला रैशनलाइजेशन है। रैशनलाइजेशन मतलब दलील के साथ किसी चीज की वजाहत करना। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हम अपने किसी बिहेवियर या फेलियर की रीजन देते हैं, यानी मैं इसलिए फेल हो गया क्योंकि मुझे किताब नहीं मिली, या पेपर बहुत मुश्किल था, या टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया। यानी ऐसे बहाने जिसमें हम अपनी प्रॉब्लम या एक्शन का एक प्रॉपर रीजन तैयार रखते हैं। इसकी दो एग्जाम्पल हो सकती हैं। ग्रेप्स आर सोर, अंगूर खट्टे हैं, मतलब कि जब आप कोई काम नहीं कर पाए तो आप रीजन देते हैं कि वो अच्छा नहीं था, या ये वजह थी वो वजह थी। दूसरी है लेमन्स आर स्वीट, नींबू मीठे हैं, यानी कोई चीज जो अच्छी नहीं लग रही लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि ये मेरे लिए बेस्ट चीज है। अपनी फीलिंग को एक्सप्लेन करने के लिए तर्क का इस्तेमाल करना। और दूसरा है रिग्रेशन, आप जिस उम्र में हैं इस उम्र से पहले की स्टेज वाली हरकतें करना, एक बड़े की बच्चों वाली हरकतें करना। से कोई फेलियर मिली और फूट फूट कर रोने लगना। एक खिलाड़ी जैसे ही आउट होता है तो वो गुस्से में बैट को तोड़ना शुरू कर देता है, ये भी रिग्रेशन की एग्जांपल है। इसके बाद है कॉम्पनसेट। कॉम्पनसेट से मुराद है एक चीज जो आप चाहते थे इसके बराबर का कुछ और, यानी अगर एक बंदा स्टडी में फेल हो गया तो वो बिजनेस करके सक्सेसफुल हो जाए। जिन लोगों की हाइट कम है वो हील पहन के अपनी हाइट बराबर कर लेते हैं। कॉम्पनसेट का मतलब है कि अगर एक फील्ड में बेटर नहीं कर पा रहे तो दूसरी में बेटर करना। इसके बाद है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ये है कि आप झूठ बोल रहे हैं और अगले बंदे को कह रहे हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, के उल्टा दूसरे पे थोप देना। जो आप में है वो आप किसी और के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यानी झूठा ही दूसरे पर झूठा होने का इल्जाम लगा रहा होता है और इसमें कोई रीजन नहीं होती। इसके बाद है सब्लिमेशन, तरक्की या तब्दीली का अमल, मतलब कि आपकी इड में कुछ ऐसी ख्वाहिशात है जिनको सोशली एक्सेप्टेबल नहीं किया जा सकता, जैसे सेक्सुअल डिजायर हो सकती हैं, जैसे एग्रेशन या बहुत ज्यादा गुस्सा। ऐसा थोड़ी है कि आप गुस्सा आए और आप अगले इंसान को मार ही दें, तो ये तरीका सही नहीं है। इसके लिए एनर्जी को कहीं और लगा देना, यानी जिन लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है इनको किसी ऐसे काम में लगा देना जैसे स्पोर्ट्स में या रेसलिंग में जहाँ वो गुस्सा सोशली एक्सेप्टेबल हो, यानी एक जगह से एनर्जी को दूसरी जगह शिफ्ट करना। किसी सोशली अनएक्सेप्टेबल स्टिमुलस को सोशली एक्सेप्टेबल स्टिमुलस में बदल देना, या जैसे सेक्सुअल डिजायर हैं इनको किसी स्पोर्ट में लगा देना या कोई बुक लिखने लग जाना, यानी लिबिडो एनर्जी को कहीं और शिफ्ट कर देना। जो बच्चा बहुत ज्यादा गुस्से वाला है, बहुत एग्रेशन है इसमें, इसको स्पोर्ट में डाल दिया जाए। इसके बाद है डिस्प्लेसमेंट। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको अगर आप एक जगह एक्सप्रेस करेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। आपके बॉस ने आपको डांट दिया तो आप ये गुस्सा डायरेक्टली बॉस पे तो नहीं निकाल सकते, अगर निकालेंगे तो नौकरी चले जाएगी, तो आपने वो गुस्सा घर जाके अपने बीवी और बच्चों पे निकाल दिया। यानी एक जगह जहाँ पे गुस्सा निकालने में खतरा था आपने इसको दूसरी जगह में निकाल दिया जहाँ खतरा नहीं था। अपने गुस्से को डेंजरस सिचुएशन से सेफ सिचुएशन में डिस्प्लेस कर दिया। इसके बाद है रिप्रेशन, मोटिवेटेड फॉरगेटिंग भी कहते हैं इसे, भूलना। आपके कुछ ऐसे सपने या एक्सपीरियंस जिनको आप याद नहीं रखना चाहते, जिनको आपकी ईगो एक्सेप्ट नहीं कर पाती, जिनको आपकी ईगो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी और ये अनकॉन्शियसली हो जाता है, आप डायरेक्टली नहीं कर रहे होते। ऐसी डिजायर या एक्सपीरियंस जिनको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे अपने आप ही रिप्रेस हो जाएंगी। आप किसी एग्जाम में फेल हो गए और आप इसके बारे में बार बार नहीं सोचना चाहते क्योंकि फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे और खुद ही अनकॉन्शियस माइंड में रिप्रेस हो जाएगी। कॉन्शियसली बोली हुई है लेकिन अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं पड़ी हुई है। कोई भी ऐसा वाकया हो सकता है जैसे चाइल्ड अब्यूज वगैरह। इसके बाद है सुप्रेशन। इसमें आप कॉन्शियसली जिन चीजों को भुलाना चाहते हैं भूल जाते हैं। रिप्रेशन में अनकॉन्शियसली आप चीजों को भूलते हैं लेकिन सुप्रेशन में आप कॉन्शियसली चीजों को भुलाते हैं। कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगती तो आप कहते हैं कि छोड़ दो, इसे दफा करो, और फिर वो खुद ब खुद ही आपके जहन से निकल जाती है। इसके बाद है डिनाइल, यानी इनकार। कोई ऐसा वाकया हो गया है जिसको आप याद नहीं रखना चाहते तो आप ऐसे बिहेव कर रहे होते हैं जैसे वो वाकया हुआ ही नहीं। अगर आपके किसी बहुत प्यारे की डेथ हो गई है जो आपके बहुत ज्यादा करीब था, तो इसकी अचानक डेड बॉडी देखकर आप ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता ऐसा। इसके बाद है डे ड्रीमिंग, यानी आप अपनी इमेजिनेशन को इस्तेमाल करके आज की रियलिटी से कहीं दूर भाग रहे हैं। यानी आपकी जेब में रोटी खाने के पैसे नहीं है और आप कह रहे हैं कि जब मेरे पास पैसे होंगे ना तो मैं स्विक लूंगा, मैं बड़े बड़े होटलों में खाना खाऊंगा और मैं आईफोन भी लूंगा।
यानी रियलिटी कुछ और है लेकिन आप एक अलग ही दुनिया में हैं। इसके बाद है आइडेंटिफिकेशन। लोग अपने आप को सेटिस्फेक्शन देने के लिए सब कॉन्शियसली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। यानी अगर कोई शख्स बहुत ज्यादा पसंद है तो इसकी तरह के कपड़े पहनने लग जाते हैं, तरह बोलना शुरू कर देते हैं। ये सब आइडेंटिफिकेशन है। इस इंसान को आप अपना आइडियल मानते हैं, इसकी तरह का बिहेवियर शो करने लगते हैं। इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सांसों में रवानी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।